हेलो एवरीवन। बेटा एग्जाम्पल नंबर 13C के एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग। ये भी बड़ी इजी है। अ पेयर ऑफ कॉइन इज टॉस्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ शोइंग एटलीस्ट वन हेड। ये क्या कह रहा है हम लोगों को कि अ पेयर ऑफ कॉइन है हमारे पास बेटा और उसको हमने एक बार ही फेंका है। ठीक है, पेयर ऑफ कॉइन है यानी दो कॉइन है और हम उसको अगर एक बार टॉस करते हैं बेटा तो हमारा सैम्पल स्पेस देखो क्या आएगा। पेयर है कॉइन्स का, इसलिए हमारे पास या तो दोनों ही हेड आएंगे या एक हेड आएगा टेल आएगा, एक हेड आएगा टेल आएगा, या फिर दोनों के दोनों टेल आएंगे। क्लियर है बेटा सैंपल स्पेस तो आप लोग सॉरी। अब कहते हैं ये फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ शेयरिंग एटलीस्ट वन हेड। क्या कहता है, कम से कम एक हेड आए। कम से कम, ये मैंने आपको एटलीस्ट और एटमोस्ट के बारे में पहले भी बताया था। एटलीस्ट बोल रहा है कि कम से कम एक हेड आए। कम से कम एक हेड आने का मतलब है कम से कम एक तो आए, एक से ज़्यादा भी आ सकते। देखो कम से कम एक आए, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, और एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो क्या बना हमारा, हेड 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 टेल टेल हेड। ठीक है, तो अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, एटलीस्ट वन हेड का मतलब क्या है, या तो दोनों हेड आए या फिर एक हेड आए और एक आए हमारे पास टेल। ठीक है, या तो हमारे दोनों हेड आए या एक टेल आए, एक हेड आए, एक हेड आए, एक टेल आए। समझ गए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने, 4 है सैम्पल स्पेस में, और फेवर में कितने आ रहे, 3 आ रहे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी हमारी 3/4। ठीक है बेटा, अब देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में आप लोगों से पूछा गया है कि हाउ मैनी टाइम्स मस्ट ए फेयर कॉइन बी टॉस्ड सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड इज मोर देन 80%। बेटा जब भी आप प्रोबेबिलिटी का सम करते हो तो आप पहले उसको जो आपको स्टेटमेंट दे रखी होती है उसको अच्छे से पहले 1 या 2 3 बार आराम से पढ़ लिया करो। मैंने आपको बताया था ना कि जो प्रोबेबिलिटी का सम है ये एक लॉजिकल अप्रोच है। क्या होता है इसमें, हमारे पास अगर एक क्वेश्चन 5 मिनट में सॉल्व होता है तो हम पहले 4 मिनट तो ये सोचने में लगाते हैं कि हमने करना क्या है। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग 1 मिनट के अंदर उसका सोल्यूशन निकाल देते हैं। ठीक है, तो देखो कहता है हाउ मनी टाइम्स मस्ट अ फेयर कॉइन बी टॉस्ड। ठीक, कि हम कितनी बार एक फेयर कॉइन को हम टॉस करते हैं, जरूरी करना। दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, कम से कम हमें एक हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है इज मोर देन 80%। समझ रहे हो ना बात को, कि एक कॉइन को हम कितनी बार टॉस करें, कितनी बार टॉस करना जरूरी है कि जो उसकी प्रोबेबिलिटी है कम से कम एक हेड आए वो 80% हो। 80% उससे ज़्यादा है, मोर देन 80% लिखा हुआ है। ठीक है, देखो अगर मैं एक कॉइन को टॉस करता हूँ या तो हमारे पास हेड आएगा या हमारे पास टेल आएगा। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी हेड आने की 1/2, टेल आने की 1/2 हमने लिख दिया। ठीक है, लेट द कॉइन बी टॉस्ड एन टाइम्स। हमने क्या करा उसने पूछा कि कितनी बार हम उसको टॉस करें, हमने एन टाइम्स ले लिया। ठीक है, कि हम एक कॉइन को एन टाइम टॉस करते हैं। ठीक, क्या था हमारे पास, एट लीस्ट वन हेड। एट लीस्ट वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमने कैसे निकाली, 1 में से माइनस कर दिया प्रोबेबिलिटी ऑल टेल्स। समझ रहे हो बात को, 1 में से अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल टेल्स कर देता हूँ तो मेरे पास एटलीस्ट वन हेड की प्रोबेबिलिटी आ रही है। ठीक है, तो क्या हुआ, 1 माइनस टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, और n टाइम्स करेंगे तो 1/2 की पावर n आ गया हमारे पास। ठीक है, बाई क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है वो, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड इज मोर देन 80%। तो ये तो हमारी है किसकी प्रोबेबिलिटी है, एटलीस्ट वन हेड की है, और मोर देन है इसलिए ग्रेटर देन हुआ कितना, 80%। और इसको हम लोग सोल्व करते हैं, वहाँ से हमारा n निकल जाएगा और हम बता देंगे कि द फेयर कॉइन इज टू बी टॉस्ड 3 टाइम्स इन ऑर्डर टू गेट द डिजायर्ड सिचुएशन। तो 3 टाइम हम अगर टॉस करते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 80% से ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है बेटा, हाँ जी बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ़ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रंस ऑफ एट लीस्ट वन ऑफ ए और बी
इज गिवन बाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, देखो ज़रा, इसको आप ध्यान में भी रखोगे बेटा। जो ये एग्जाम्पल है ना, ये कभी कभी सीधी भी यूज हो जाएगी हमारी इस एक्सरसाइज के अंदर, तो इसको आप ध्यान रखोगे। अगर हमारे पास ए एंड बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट है, then the probability of occurrence of at least one of A और B is given by, तो कम से कम A या फिर B आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी बेटा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी A का कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी B का कॉम्प्लीमेंट। इस चीज़ को ध्यान में रखना। क्या करा हम लोगों ने, एटलीस्ट वन ऑफ A और B का मतलब ए और बी होता है हमारे पास ए यूनियन बी। ठीक है, एटलीस्ट कम से कम या तो ए आए या फिर बी आए, मतलब ए भी आ सकता है या फिर बी भी आ सकता है। तो हमने क्या करा, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी कैसे निकालते हैं हम लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। ये आप लोगों को सबको मालूम है, ठीक है कि नहीं। और ए इंटरसेक्शन बी को हमने प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी लिख दिया, क्योंकि हमें ए और बी क्या दे रखा है बेटा, इंडिपेंडेंट दे रखा है, वो हमने लिख दिया। ठीक है, इसमें से हम लोग क्या करा, हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को कॉमन निकाला। हमारे पास क्या बना, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। जो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ए का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है इतना, ओके जी। अब जो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ए है उसको लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोबेबिलिटी ए का कॉम्प्लीमेंट। अब क्या करा हम लोगों ने इसको ब्रैकेट को छोड़ के लिखें, क्योंकि ये तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही है ना। तो फिर क्या किया हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को कॉमन निकाला और ए कॉम्प्लीमेंट को कॉमन निकाला, तो हमारे पास क्या बना, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो क्या हुआ कि अगर हमारे पास ए एंड बी दो इंडिपेंडेंट हैं हमारे पास इवेंट्स, तो एटलीस्ट ए और बी, एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए का कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी बी का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है बेटा। चलो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे हम लोग, कि एग्जाम्पल नंबर 4 में हम लोग को क्या दिया हुआ है। ए एंड बी अपीयर्ड फॉर एन इंटरव्यू। ए और बी, ए एंड बी, और एंड में फ़र्क होता है, ध्यान रखना। ए एंड बी appeared for an interview, the probability of their selection is 1/2 and 1/3 respectively. Find the probability that both selected या फिर at least one of them selected। ठीक है कि नहीं। तो देखो ज़रा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सिलेक्शन की कितनी प्रोबेबिलिटी है हमारे पास, 1/2। बी की सिलेक्शन की कितनी प्रोबेबिलिटी है, 1/3। ए सिलेक्ट नहीं हुआ उसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बी सिलेक्ट नहीं हुआ उसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर बोथ सिलेक्टेड हो गए उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। बोथ का मतलब इंटरसेक्शन, और ए एंड बी तो हमारे पास इंडिपेंडेंट है, क्योंकि एक दूसरे की, एक के साथ दूसरे का कोई भी हमारा लेना देना नहीं है। ठीक है, तो क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, हमारा फॉर्मूला लग गया इंडिपेंडेंट वाला, बोथ है ना, वहाँ पे लगाया हम लोगों ने, तो 1/6 आ गया। ठीक है, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 दे रखी है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 दे रखी है। क्लियर है, ओके। फिर कहता है एटलीस्ट वन ऑफ देम सिलेक्टेड। अब ध्यान देना, अगर आपके पास आ जाए एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी, मैंने बोला था ना क्वेश्चन में हमारा सीधा यूज़ होएगा, तो हमने यहाँ यूज़ कर देना। यहाँ पे क्या लिखा है, एटलीस्ट वन ऑफ देम सिलेक्टेड, उन दोनों में से कम एक सिलेक्ट हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या, हमने अभी एग्जाम्पल करिए क्या करा है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट, उसकी वैल्यू भरो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, हाँ जी बेटा। एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या दे रखा है, अ प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स whose chances of solving it are 1/2, 1/3, 1/4. What is the probability in following cases। देखो भाई, एक मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम है, वो तो आप सोल्व कर ही लोगे क्योंकि आप मैथमेटिक्स वाले हो। इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट्स हैं, whose chances to of solving it are 1/2, 1/3 और 1/4।
4, यानी कि उनको चांस दिया जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो देखते हैं ज़रा क्या है, पहले स्टेटमेंट देख लेते दोबारा से। दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व, मान लो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अगर प्रॉब्लम सॉल्व होती है कम से कम एक बंदा कर सकता है ना प्रॉब्लम सॉल्व, तो उसको ठीक है कि नहीं है, समझ रहे हो ना बात को। अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व होएगी, पहला भी कर सकता है, दूसरा भी कर सकता है, तीसरा भी कर सकता है, हो सकता है दो जने कर सकते हो सकता है तीनों ही कर सकते हो सकता है कम से कम एक बंदा तो करेगा करेगा ना प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अच्छा, तो आगे देखो, ओनली वन एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व इट करेक्टली। और ये कह रहा है कि कम से कम सिर्फ एक बंदा ही, एग्जैक्ट एक बंदा ही क्या करेगा, सॉल्व करेगा उसको, ठीक है। एटलीस्ट वन ऑफ देम मे सॉल्व इट, कम से कम उसमें एक बंदा कर सकता है, ठीक है कि नहीं, मे सॉल्व इट, ध्यान देना इस चीज़ को, मे सॉल्व इट। ओके, देखते हैं पहले क्या कुछ करना हम लोगों ने, कि पहले हम प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं। लेट ए बी सी बी 3 इवेंट्स व्हेन अ प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स इज सोल्व बाय 3 स्टूडेंट, ठीक है। तो 3 स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सॉल्व करता है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ये हम ये नहीं करते, ठीक है, ये सॉल्व करते, ये नहीं करते, 1 में से माइनस कर देंगे। प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सोल्व्ड, अगर बेटा प्रॉब्लम सॉल्व होती है, कम से कम एक बंदा तो करेगा ना उसको सॉल्व, तो क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सोल्व्ड बाय एटलीस्ट वन स्टूडेंट, ठीक है। एटलीस्ट वन स्टूडेंट यानी एटलीस्ट वन ऑफ देम, तो क्या है हमारा, क्या आया हमारे पास, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए का कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी बी का कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी सी का कॉम्प्लीमेंट। हमने 2 इंडिपेंडेंट वाला करा ना, अब ये 3 वाला, ध्यान दो इस पर अगर 4 वाला होएगा तो हमारे पास क्या होएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी बी का कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी सी का कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी डी का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है, उसकी वैल्यूज पुट करो, आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक। अब देखो नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन सॉल्व इट करेक्टली, प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन सॉल्व इट करेक्टली। अब ध्यान से देखना इसको ज़रा, देखो भाई, तीनों में से एक सॉल्व करेगा, ठीक, और जब उसकी इंटरसेक्शन करेंगे आंसर तो हमारे पास आएगा ना उसका, सोल्व जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो क्या करा, पहले ने सॉल्व कर दिया, दूसरे तीसरे ने नहीं कर पाए, तो तीनों की इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकाल दी। या फिर क्या होएगा, 2 से नहीं निकल पाया, एक ने निकाल दिया, 2 से नहीं निकल पाया, एक ने निकाल दिया, बस। कहने का मतलब क्या है जब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इसकी कि ओनली वन सॉल्व इट, तो क्या है, ए ने सॉल्व कर दिया, या क्या हो सकता है बी सॉल्व करेगा, या क्या हो सकता है सी सॉल्व करेगा, ठीक है कि नहीं है, ठीक। उसके बाद ये तीनों के तीनों इंडिपेंडेंट है, अगर ये इंडिपेंडेंट है तो इसकी प्रोडक्ट में इसको लिख के और इसकी वैल्यूज पुट करो, आंसर आ जाएगा हमारा, सिंपल सा काम है, ठीक है। हाँ भाई, जो थर्ड पार्ट है, एटलीस्ट वन ऑफ द मे सॉल्व द प्रॉब्लम, बस फिर वही एग्जांपल आ गई है हमारे पास, एटलीस्ट वन ऑफ देम, समझ गए बेटा, ध्यान दो इसकी तरफ। ये तो कह रहा है हमारे पास कि ओनली वन, एग्जैक्टली वन ऑफ देम, ये वन ऑफ देम की बात कर रहा है, इस वजह से हमने तीनों में से एक को सॉल्व कराया। और ये कह रहा है एटलीस्ट वन ऑफ देम, और एटलीस्ट वन ऑफ देम वाला हम लोग एग्जाम्पल पहले कर चुके हैं, दो एग्जाम्पल कर लिए इसके साथ की, ठीक है। एटलीस्ट वन ऑफ देम, इसने भी नहीं करा, इसने भी नहीं करा, इसने भी नहीं करा, तीनों इंडिपेंडेंट है, 1 में से निकालें, कम से कम तो एक तो कोई करेगा ना, बस सिंपल सा काम है, ठीक है बेटा। तो आप अपनी 13C एक्सरसाइज को कंप्लीट करोगे, ठीक है बेटा, बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है, इजी बहुत है, आप लोग आसानी से कर लोगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आएगी और आप मुझसे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, फ़ोन कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करो, ठीक है बेटा। ओके बेटा, मेरी तरफ से आप लोगों को गुड लक, थैंक यू।